जी साहब, अब ईरानी फ़िज़ाओं की अगर बात करें तो मैं क्लियर कट आपसे पूछना चाहूँगी। डोनाल्ड ट्रंप बार बार ऐलान कर रहा है कि हम मुकम्मल कंट्रोल में हैं, लेकिन उनके F-35 भी क्या आपको लगता है कि हैं ये जहाज़ ईरान की फ़िज़ा के लिए ख़तरनाक, क्योंकि वो उनका F-15 गिरा चुके हैं, उनके रीफ्यूलिंग जो आए थे वो गिरा चुके हैं, तो अभी मुकम्मल कंट्रोल में तो नहीं है। वो क्या टेक्नोलॉजी ऐसी यूज़ कर रहे हैं, कुछ हमें समझाएं थोड़ा। ज्यादा टाइम आपके पास टेक्निकल नहीं होगा। मैं एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ, चंद दिन में आपसे शेयर करूंगा। कंप्लीट डाटा वेरीफाइड करके इंशाल्लाह ताला मैंने सारा ढूंढा है कि क्या किया, फिर मैंने वेरीफाई भी कर लिया जहां से मैं कर सकता था। तो वो तो डिटेल्स बहुत थोड़ी सी टेक्निकल है, वो ग्राफिक से शायद समझाई जाएगी। लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि वो जो क्लेम कर रहे हैं कि हमारा कंप्लीट कंट्रोल है, वो ऐसा नहीं है। पहली बात। दूसरी, कंप्लीट कंट्रोल वो तो कहते हैं कि नेवी और एयरफोर्स मैंने तबाह कर दिया है। तो अगर नेवी और एयरफोर्स तबाह कर दी है तो उन्होंने जॉर्ज H.W. बुश एक एयरक्राफ्ट कैरियर लेके आए हैं, इस समंदरों में पर्शियन गल्फ के अंदर लेके आए हैं। तो वो तो ऑल द वे पूरे अफ्रीका से घुमा के उसको लाए हैं। शॉर्टेस्ट रूट बनता था रेड सी और बाबुल मंदब, और वो कई गुना ज्यादा उन्होंने सफर ऊपर से तय किया। अगर उनको खतरा नहीं था नेवी से और एयरफोर्स से, एयरफोर्स तो चले मैं मानते हैं, हम सब जानते हैं कि ना होने के बराबर है, लेकिन अगर नेवी से खतरा नहीं था तो इतना बड़ा लंबा रूट नहीं इनको लेना चाहिए था। दूसरा, इसमें कोई शक नहीं है कि एयर स्पेस उनके कंट्रोल में मेजोरिटी है, एयर डोमिनेंस है। लेकिन देखिए, जब आप 10-15 जहाज मार गिराते हैं तो अमेरिका की 12,000 की इन्वेंट्री में 10-12 जहाज कुछ नहीं होते। इतने तकरीबन 6-7 हजार उनके पास तो फाइटर जहाज हैं कॉम्बैट के। अगर इन जहाजों में से सिर्फ 10-15 हो जाए तो न्यूमेरिकली तो कोई खास फर्क अमेरिका को नहीं पड़ा। होता क्या है, ये आपके अंदर एक एलिमेंट ऑफ फियर, एक एलिमेंट ऑफ रिजर्वेशन, एक आपकी लिबर्टी ऑफ एक्शन कर्टेल हो जाती है। जब आपको ये हो जाए कि जाऊंगा तो शायद 100 में से 2 जहाज वापस ना आए, तो वो जो आपकी थी ना गो एंड गेट इट टाइप वाला अप्रोच कि जी बस जाएंगे, हमला जैसे वेनेजुएला में हुआ, तो ये एग्जैक्टली वेनेजुएला में वन साइडेड हुआ। तो आई थिंक वो खत्म हो जाता है। कमांडर केयरफुल हो जाते हैं, पायलट कॉन्शियस हो जाते हैं, और ऑब्वियसली रिस्क बढ़ जाता है। तो आई थिंक कॉस्ट नंबर से इस वक्त ना जाएं, इसको ये देखें कि ईरानियों ने ये खौफ पैदा कर दिया कि आपके जो इनविंसिबल और इनवर्नरेबल मिलिट्री माइट है उसको हम रूडिमेंट्री तरीके से, जिनके ऊपर सैंक्शन लगी हुई है 47 सालों से, उनसे भी खतरा पैदा कर सकते हैं, और वही आपको बार्गेनिंग मिलती है। तो आई थिंक वो कहना गलत है कि डोमिनेंस उनकी है। डोमिनेंस तो नहीं मैं कह सकता, सुपरियरिटी जरूर है उनकी, इसमें तो कोई शक नहीं है। और वो गिवन द सर्कमस्टांसेस ईरान ने बहुत ज्यादा माइलेज गेन किया। काबिल एहतराम डॉक्टर साहब, फिजा जा रही है ब्रेक पर, और ब्रेक पर जाने से पहले मैं एक शार्प सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। आपने अभी फिक्रा कहा वो वापस आएंगे, यानी आप अब्बास अरागची साहब की बात कर रहे थे कि वो आए हैं और आगे अब रशिया और दीगर 3 ममालिक में जा रहे हैं। तो अगर विटकॉफ आते हैं या जेम्स डेविड वैंस आते हैं तो फिर उस मौके पर आप समझते हैं कि ये वापस आएंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, हमने कल भी प्रोग्राम में फिजा साहब हम ये बात कर रहे थे कि 1 मई को ये जंग को 60 दिन मुकम्मल हो जाने हैं, और इन 60 दिन मुकम्मल होने के बाद कांग्रेस से ट्रंप साहब को परमिशन लेना जरूरी है, वरना जो अमेरिका का एक्ट है, आइन है, कानून है, वो ये कहता है कि ट्रंप जंग की इजाजत तो दे सकते हैं लेकिन 60 दिन में मंजूरी लेना जरूरी है। लिहाजा ये बात ईरान को भी पता है कि 1 मई आ रहा है, और दूसरी साइड पर ईरान पाकिस्तान के बकौल आपके कागजात सुपुर्द कर गया है। तो ये क्या आपको को बेल मंडेर चढ़ती नजर आ रही है, या फिर आपको ये वैसे ही ये अभी 10-15 महीना दिन और नजर आ रहा है? आपका तजर्बा क्या है डॉक्टर साहब? दुनिया मुतहम्मिल ही नहीं हो सकती है 10-15 महीने की। दुनिया 10-15 हफ्ते की मुतहम्मिल होना मुश्किल हो जाएगा। तो लिहाजा ये जो आप बात कर रहे हैं, जो मैंने पहले जिक्र किया कि वो वापस आएंगे, वो इसलिए जिक्र किया कि 2 चीजें हैं उसमें। एक तो ये है कि उसमें हमने जो राहें हमवार की हैं उसका मकसद, और अगर राहें हमवार न की होती तो विटकॉफ और जेरी कुशनर क्यों आते? वो इधर आने का मतलब ये है कि अपने आप को वो एक ऐसी सिचुएशन में ला रही हैं कि वो चाहते हैं और उनको ज्यादा जरूरत है, ईरान को कम जरूरत है, लिहाजा वो इधर आ गए हैं। कैरोलाइन भी यही बात कर रही हैं, और तो उससे इंडिया वो ये मिलेगा। और पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि ईरान की भी एक जरूरत है कि इस चीज से बाइज्जत तरीके से और वकार के साथ नंबरदाज माहौल लिया जाए, अपने कुछ फ्लेक्सिबिलिटी और दिखाने के बाद। उस पर डिबेट हो सकती है क्या क्या फ्लेक्सिबिलिटी वो दिखला सकते हैं एनरिचमेंट के हवाले से। और इसीलिए रशिया का ये जो उनका कंसल्टेशन टूर है, इसका एक मकसद भी ये भी है कि जो अगला दौर, जो मेरे पर्सपेक्टिव के मुताबिक
बहुत ज्यादा तो मंडे को दोबारा ये अगला दौर शुरू होना चाहिए। दुनिया मुतहम्मल ही नहीं हो सकती। डेली वो काउंट कर रहे हैं, आवरली बेसिस पे काउंट कर रहे हैं कि ये वबा कब दुनिया सर से टलेगी, और अगर ये नहीं टली तो फिर तो एक भूचाल आ जाएगा। पूरे खिते को तो आएगा ही आएगा, और लेकिन पूरी दुनिया में एक भूचाल आ जाएगा। आपको अंदाजा है कि दुनिया में तकरीबन 3 ट्रिलियन का तो 2026 के इसमें नुकसान हो जाएगा, और इसी तरह स्टॉक के 4-5 ट्रिलियन बहुत सारे नुकसानात हो जाएंगे। कोई 3 करोड़ 30 मिलियन लोग जो है वो पॉवर्टी से नीचे चले जाएंगे, जो आ रही है सर्वे उसके मुताबिक। तो जो नुकसान फिर दुनिया 2020 में जो रिसेशन आया था, जब उस रिसेशन की वजह से कितना कहत पड़ा, कोरोना से ज्यादा बुरा रिसेशन आ सकता है। तो ये बात बहुत डीप है। आपने पहले मिनट में भी जो इकोनॉमी का बताया और अब भी ये वाकई मतलब आंखें खोलने वाली बात है, चौंका देने वाली बात है। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ ही आऊंगी। मुझे ये समझा दीजिए कि समझा क्या देना, अभी हम एक ट्रस्ट जो ईरान पाकिस्तान पर करके गया है, अब मॉस्को की एंट्री इसमें, फिर ओमान में तो ऑलरेडी पहले भी मुज़ाकरात हो रहे थे, उसका कोई नतीजा निकला नहीं था। चाइना का भी इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मॉस्को और चाइना वो क्या डिप्लोमेसी इख्तियार कर रहे हैं इस जंग को ख़त्म करवाने के लिए? अब स्टेट ऑफ हुर्मुज़ से आगे की बातें हो गई हैं, ब्लॉकेट से आगे की बातें हो गई हैं। दरअसल मैंने पहले सेगमेंट में जिक्र किया था कि मल्टी लेयर्ड और मल्टी डायमेंशनल डिप्लोमेसी हमारी चल रही है, और जो ईरान है वो अपने इज्जत वक़ार तकरीम की वजह से वो नहीं अपना जाहिर करना चाहता है कि वो किसी मामले में कोई कमजोरी के सिग्नल्स उनके जाएं, क्योंकि कमजोरी का मतलब ये है कि कंसीड करना किसी बात से, और ईरानी कल्चर में अगर कंसीड किया जाए खास तौर पर कि अपने मुखालफिन के तरफ से, तो फिर वो उसकी कोई हद नहीं होती है। जिस तरह कि डोनाल्ड ट्रंप का वकील उनको समझाता था कि अगर आपने कोर्ट के सामने कंसीड कर दिया तो इसमें और आप पर प्रेशर आएगा, आपको और मजीद उस पर प्रेशर देना पड़ेगा और कंसीड करना पड़ेगा। तो ये फार्मूला ईरान का तो खैर बहुत पुरानी तहजीब है, वो चाहते हैं कि इज्जत, तो उसकी वजह से दर हकीकत अगर मेरा पर्सपेक्टिव आप देखें तो उसमें यह है कि ठीक है उनकी ट्राइलेटरल ये था, लेकिन असल उसका मकसद यही था कि पाकिस्तान आके वो जो उनके यहाँ जितनी मीटिंगें होनी थी, जिसकी कि कुछ तो फुटेज आप लोगों के पास और कुछ चीज़ों की फुटेज नहीं रिलीज की जा सकती, उन मीटिंगों के बाद वो चीज़ें थ्रेडबेयर डिस्कशन के बाद फिर अब वो मान गए हैं। ओमान तो खैर एक टच एंड गो वाली बात है, रशियंस के साथ जाने का इस वक्त मकसद ये है, और ये सर्किट पूरा करके मेरा अपना एक बड़ी कॉशियस ऑप्टिमिज्म ये है कि वो वापस पाकिस्तान उन्होंने आना है। अगर विटकॉफ और ये जेरी कुशनर आज रात को सुबह को पहुंच जाते हैं तो एक 2 रोज के अंदर वो वापस भी आएंगे यहाँ, ताकि आगाज उसी तरह हो जिस तरीके से फेस टू फेस। और अगर ये राहें जिस तरह पाकिस्तान हमवार कर रहा है, देखिए चीजें मुश्किल नहीं है। उसमें मैं जो आप बात कर रहे हैं ना, जो मॉस्को की एंट्री अब डायरेक्ट जो एक एंट्री हुई है, पहले तो बैकफुट पर हो रहा था, अब डायरेक्ट इस तरह से उनके वजीर खारजा का जाना, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं वहां से क्या इंस्ट्रक्शंस आती है।